हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपका एक सब्जेक्ट है दिल्ली थ्रू द एजेस। तो आज हम आपके इस सब्जेक्ट का दिल्ली थ्रू द एजेस के सब्जेक्ट की यूनिट 1 के सेकंड लेक्चर को देखेंगे। देखिए दोस्तों, हमने फर्स्ट लेक्चर में बात कर ली थी इंद्रप्रस्थ वगैरह की, ठीक है। इंद्रप्रस्थ वगैरह के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में कवर किया था। तो फर्स्ट लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आपने उसको देख लिया होगा। अब बात करते हैं सेकंड लेक्चर की। सेकंड लेक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लाल कोट हो गया, मेहरौली का लौह स्तंभ हो गया और अभी अशोक की शिलालेख हो गए, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर आपने दोनों लेक्चर्स देख लिए तो आपके 2 क्वेश्चन होंगे। 2 क्वेश्चन का मतलब है कि एक क्वेश्चन लेक्चर 1 से आना तय है, इंद्रप्रस्थ से एक क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन लाल कोट वगैरह को लेकर आता है एग्जाम में, तो आपके दोनों ही लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे। सॉरी, दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर आपके हो जाएंगे और साथ में ही आपका पूरा का पूरा यूनिट भी खत्म होता है। यूनिट जो आपकी ये 1 है, अगर आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पूरा देख लिया है, मतलब अगर आप लेक्चर 2 भी पूरा देख लेते हैं तो आपकी यूनिट 1 पूरी तरह 100% कंप्लीट हो जाएगी। तो चाहे क्वेश्चन कहीं से भी आए, आप आसानी से कर देंगे। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको यहाँ तक समझ में आ रही हैं। तो चलिए जल्दी ही बात करते हैं लाल कोट वगैरह की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा आज, वो है लाल कोट और लौह स्तंभ, लेकिन फिर भी हम अशोक की शिलालेखों को भी समझेंगे। तो चलिए डायरेक्टली बात करते हैं इसकी। दोस्तों, लाल कोट वगैरह को समझने से पहले हमें थोड़ा-सा दिल्ली के इतिहास को समझना है, ठीक है? आपका टॉपिक भी आपको पढ़ना भी था और थोड़ा मुझे समझाना भी है कि आप लोगों को एक अंदाज़ा हो जाए दिल्ली के इतिहास की कहानी कहाँ से शुरू होती है। हल्का-हल्का बस मैं समझा रहा हूँ, ज़्यादा इसे आप याद ना करें, आप याद हो जाएगा, जितना समझ में आ रहा है उतना याद करें। देखो, दिल्ली का एक राजनीतिक इतिहास अगर हम देखें तो दिल्ली की कहानी शुरू होती है इंद्रप्रस्थ से, ठीक है? जब हम ग्रंथों का सहारा लेते हैं, जो लिखित ग्रंथ हैं, जैसे कि महाभारत हमारे पास है, कुछ दूसरे पुरातात्विक थोड़े बहुत साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। जब हम उन सभी का सहारा लेते हैं, कुछ प्राचीन हिंदू ग्रंथ हैं, जब हम उनका सहारा लेते हैं तो हमें पता चलता है कि दिल्ली की कहानी शुरू होती है इंद्रप्रस्थ से। प्रस्थ से पहले दिल्ली खांडव प्रस्थ के नाम से जाना जाता था, जो कि एक जंगली क्षेत्र था। जंगली मतलब एक बहुत ही घना जंगल हुआ करता था दिल्ली में, बस ऐसी चट्टानें थी और खंडर था पूरी तरह। लेकिन फिर आपने जानते हैं कि युधिष्ठिर के द्वारा, पांडवों के द्वारा इस शहर को बसाया जाता है, ऐसी कहानी रही है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो दिल्ली का इतिहास शुरू होता है इंद्रप्रस्थ से, ठीक है। अब दक्षिण दिल्ली में एक अशोक का शिलालेख मिला है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये हमें जानकारी देता है कि दिल्ली में एक बस्ती रही थी। मतलब यह है कि अशोक का शिलालेख लगभग कितना पुराना है, 2500 साल पुराना है। और इस शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है कि हाँ, दिल्ली में बस्तियाँ थीं, ठीक है। इस शिलालेख में ऐसा कहा गया है कि दिल्ली में बस्तियाँ थी, तो ऐसा हम अंदाज़ा लगाते हैं। अब प्राचीन काल में हम बात करें, जब मौर्य काल था या उससे थोड़ा पहले बात करें, तो इंद्रप्रस्थ था, ठीक है, दिल्ली में बस्तियाँ थी, इतना हम जानते हैं। अब जब मौर्य काल का पतन हो जाता है पूरे भारत में, तो आता है गुप्त काल। और भी मतलब गुप्त काल के अलावा पहले भी कुछ लोग आते हैं, राज करते हैं भारत पर, लेकिन मुख्य रूप से पूरे भारत में गुप्त काल आता है। लेकिन गुप्त काल का अंत हो जाता है और इस समय तक हमें दिल्ली के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं रहती है। और इसके बाद प्रतिहार और राष्ट्रकूट और पाल राजाओं का शासन भारत में स्थापित होता है अलग अलग शहरों में। जैसे कि जो पाल थे वो पूर्वी जो भारत था, जो बंगाल, बिहार, यहाँ पे इनका राज था। राष्ट्रकूट थोड़ा दक्षिण में पड़ जाते थे और प्रतिहार उत्तर भारत में राज कर रहे थे। सिंपल सी कहने का मेरा मतलब है कि दिल्ली का प्राचीन इतिहास हम थोड़ा इंद्रप्रस्थ के रूप में थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन जो मौर्यकालीन या मौर्य उत्तर की बात की अगर हम बात करें, जब मौर्य काल खत्म हो जाता है, गुप्त काल चल रहा होता है, तो इस समय हमें दिल्ली के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। इस समय हम मथुरा के बारे में पढ़ते हैं, हमने कौशाम्बी के बारे में सुना है, हमने दूसरे कई सारे वाराणसी, पाटलिपुत्र जैसे शहरों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, समझते हैं, लेकिन दिल्ली के बारे में अभी तक कोई जानकारी हमारे पास यहाँ पर हमें नहीं दिखाई देती। तो इतिहास शुरू होता है इंद्रप्रस्थ से और प्राचीन में बस हम इंद्रप्रस्थ को ही जानते हैं। उसके बाद कई सालों तक हम दिल्ली का जो इतिहास है हमें मालूम नहीं रहता और गुप्त काल भी ख़त्म हो जाता है। फिर गुप्त काल के बाद प्रतिहार वगैरह का शासन स्थापित होता है भारत में, ठीक है। जो प्रतिहार थे, उन्होंने एक विशाल क्षेत्र पर शासन किया, जिसमें दिल्ली भी शामिल थी। अब यहाँ से दिल्ली का इतिहास थोड़ा शुरू हो रहा है कि दिल्ली में भी इनका शासन था। शासन का मतलब इन्होंने इतने बड़े एरिया पे उत्तर भारत के शासन किया जिसमें दिल्ली भी आती थी, ठीक है। तोमर तोमर उनके अधीन शासन करते थे और संभवतः सूरजकुंड, जो आज फरीदाबाद में सूरजकुंड वगैरह है, इस क्षेत्र में तोमर वगैरह रहा करते थे। माना जाता है कि सूरजकुंड के पास एक फरीदाबाद, मतलब ये जो सूरजकुंड है वो फरीदाबाद में है। फरीदाबाद मतलब जो दिल्ली का दक्षिण का इलाका है वो फरीदाबाद के नाम से जानते हैं आप, ठीक है। तो दक्षिण में पड़ता है दिल्ली के सूरजकुंड आज के। माना जाता है कि सूरजकुंड के पास एक गांव अनंगपुर का नाम अनंगपाल तोमर के नाम से रखा गया है।
ठीक है। एक गांव भी है सूरजकुंड के पास जिसका नाम था अनंगपुर। तो माना जाता है ये जो अनंगपुर है वो अनंगपाल, जो कि तोमर एक तरह से प्रमुख थे, तोमर राजा कह सकते हो इन्हें आप, उनके नाम पर रखा गया है। ठीक है। 11वीं शताब्दी तक तोमरों ने स्वायत्तता प्राप्त कर ली थी, मतलब वो स्वतंत्र हो गए थे। उन्होंने अपनी राजधानी को सूरजकुंड से लालकोट, जहाँ बाद में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया वो स्थान, वहाँ पर उन्होंने एक नए गढ़ में स्थानांतरित कर दिया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, क्या होता है कि दिल्ली का जो इतिहास था वो अज्ञान में रहता है काफ़ी लंबे समय तक। और फिर हम जब बात करते हैं प्रतिहार शासकों की, तो प्रतिहार शासकों के टाइम पर दिल्ली उन्हीं के शासन में रहती है। लेकिन हाँ, दिल्ली पर कौन शासन कर रहा होता है? तोमर लोग। ठीक है। दिल्ली, बट वो किसके अधीन होते हैं? वो प्रतिहारों के अधीन होते हैं। मतलब वो प्रतिहार सबसे सर्वोच्च राजा होते हैं, लेकिन उनके अंडर में समझ लो एक जमींदार के तौर पर समझ लो तोमर राज कर रहे होते हैं दिल्ली पर। ठीक है। ये प्रतिहारों का शासन कब से जुड़ा है? लगभग 1000 ईसा पूर्व की बात ईसा की बात हो रही है, 1000 ईस्वी की। ठीक है। जो एक सन 1000 है उसकी बात हो रही है। तो उस टाइम पीरियड पर प्रतिहारों का पूरे भारत नहीं, उत्तर भारत में काफ़ी राज था, बहुत बड़े एरिया पर इन्होंने कब्जा किया हुआ था, जिसमें से जो दिल्ली थी वो इन्हीं के अधीन थी और तोमर उस पर राज कर रहे थे। लेकिन फिर 11वीं शताब्दी आती है और 11वीं शताब्दी में जो तोमर होते हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं, काफ़ी अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं और वो खुले रूप से फिर दिल्ली पर शासन करते हैं। ठीक है। दिल्ली पर इनके द्वारा शासन किया जाता है और जब ये स्वतंत्र हो जाते हैं तो ये अपनी जो राजधानी होती है वो लालकोट में स्थापित करते हैं। लालकोट जहाँ आज कुतुब मीनार है, मेहरौली का ये जो एरिया है वहाँ पर स्थापित है। ठीक है, लालकोट। तो लालकोट को ये अपनी राजधानी बनाते हैं। ये एक किला था छोटा सा, बताएंगे अभी इसके बारे में आपको। 1110 में तोमर अपने अजमेर स्थित पड़ोसियों, अब अजमेर में जो चौहान थे उन्होंने तोमर से इस क्षेत्र को, ये जो लालकोट था इसको छीन लिया था, ये जो दिल्ली का एरिया था इसको छीन लिया था। ठीक है। चौहानों के नियंत्रण में आ जाता है दिल्ली। चौहान के तहत तोमर शहर की दीवारों और को अपेक्षाकृत किला राय पिथौरा की दीवारों के निर्माण से काफ़ी बढ़ाया गया था। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं सिंपल सा यहाँ पे समरी के तौर पर आपको थोड़ा समझा देता हूँ। इंद्रप्रस्थ शुरुआती नाम था। इंद्रप्रस्थ शुरुआती हमें इतिहास दिखाई देता है दिल्ली का, प्राचीन है ये, 2600 साल पर मतलब पुराना है। मौर्य कालीन समय में भी थोड़े से सबूत मिले हैं कि हाँ इंद्रप्रस्थ हुआ करता था। ठीक है। लेकिन मौर्य जब शासन खत्म हो जाता है और गुप्त काल आता है, गुप्त काल भी खत्म हो जाता है, तो एक लंबे समय तक दिल्ली के इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। ठीक है। फिर 1000 ईसा पूर्व में, 1000 जो ईसा पूर्व का समय आता है जब प्रतिहारों के अंतर्गत जो तोमर होते हैं वो दिल्ली पर राज कर रहे होते हैं, इसकी जानकारी हमें मिलती है। और फिर 11वीं शताब्दी में, जब 11वीं शताब्दी शुरू होती है 1000 ईसा पूर्व के बाद, तो 11वीं शताब्दी में तोमर अपने आप को स्वतंत्र कर पूरी तरह दिल्ली पर राज कर रहे होते हैं। ठीक है। ये जो तोमर लोग होते हैं वो दिल्ली पर राज कर रहे होते हैं। और फिर जल्द ही जो बगल में चौहान लोग होते हैं, जो राजस्थान वगैरह का एरिया, वहाँ पे जो चौहान होते हैं वो लड़ाई वगैरह करके या जो भी कुछ है युद्ध वगैरह करके तोमर से दिल्ली को छीन लेते हैं और अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। और फिर ये जो तोमर थे, तोमर ने, बस इतना ही आप समझो। ठीक है, इतना ठीक है। तो इस तरह जो दिल्ली होती है वो चौहानों के नियंत्रण में आ जाती है। फिर पृथ्वीराज चौहान वगैरह के बारे में तो आपने सुना ही होगा, तो उसके नियंत्रण में आ जाती है। तो ये था दिल्ली का राजनीतिक इतिहास। थोड़ा बड़ा हो गया यहाँ पे समझाते समझाते, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। इंद्रप्रस्थ शुरुआती इतिहास था, लेकिन हमारी जो कहानी शुरू होती है वो 1000 ईसा पूर्व से ही शुरू होती है। ठीक है। इसे शॉर्ट में याद रखना, इंद्रप्रस्थ। ठीक है। फिर इंद्रप्रस्थ के बाद 1000 डायरेक्टली फिर 1000 ईसा पूर्व के आसपास आ जाओ, 1100 ईसा पूर्व के पास आ जाओ आप, 1100 के पास आ जाओ, जब तोमर शासन कर रहे होते हैं दिल्ली पर। और फिर जो चौहान होते हैं वो, उनका शासन स्थापित हो जाता है 1160 में। एक इंद्रप्रस्थ था जो कि 2600 साल पुराना था। फिर 2600 साल से लेकर, मतलब 2600 साल पुराना नहीं, पुराना तो बहुत है, अभी इसकी डेट कुछ तय नहीं है, काफ़ी पुराना है, लेकिन एक प्राचीन टाइम का है ये। लगभग आप मान के चलिए 2600 साल पुराना मान के चलिए। तो उस टाइम हम इंद्रप्रस्थ को जानते हैं हल्का हल्का, लेकिन दिल्ली को हम कुछ खास जानते नहीं फिर बहुत लंबे समय तक। और फिर इस दिल्ली का जो इतिहास है वो लगभग हम 1100 के बाद से ही जानते हैं कि तोमर का राज होता है। और फिर दिल्ली पर कौन आता है? चौहान आते हैं। और चौहानों की बात तो हम जानते हैं कि तुर्क आ जाते हैं। जो तुर्क, जो मोहम्मद गौरी वगैरह होता है, जो हराते हैं पृथ्वीराज राज को, फिर सल्तनत वगैरह स्थापित कर दी जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज शुरू हो जाता है दिल्ली में। तो ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ तक आपको इतिहास समझ में आया, और भी बातें आपको समझ में आएंगी। और हम अब डायरेक्टली बात करने जा रहे हैं लालकोट की। लालकोट था क्या?
अब देखो, ये जो लाल कोट है, लाल कोट मतलब रेड कोट नहीं, इसे रेड फोर्ट के रूप में आप समझ सकते हैं। देखिए, इसे रेड फोर्ट भी कहते हैं। जो आज हम लाल किला कहते हैं ना, हकीकत में कहा जाता है कि दिल्ली का असली लाल किला तो लाल कोट था। लाल कोट का मतलब यहाँ पे किला है। लाल कोट का मतलब क्या है? एक किला। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इसे आप लाल कोट के रूप में देख सकते हैं। पहले आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ बात क्या है। देखो, जब तोमर राज कर रहे थे दिल्ली पर 1000 ईसा पूर्व के बाद, तो वो लोग अपनी एक राजधानी बनाते हैं, एक किला बनाते हैं जिसका नाम होता है लाल कोट। क्या होता है? लाल कोट। ये कहाँ पर था? ये था यही कुछ, ये जो कुतुब मीनार वगैरह का एरिया है, तो यहीं पर ये लाल कोट बनाया गया था। याद रखना, ये जो कुतुब मीनार वगैरह का एरिया है, वहाँ पे लाल कोट बनाया गया था। अब ये जो तोमर लोग थे, जब ये लोग हार जाते हैं चौहानों से, तो जो चौहान वगैरह थे उन्होंने तोमरों को हराया और दिल्ली पर शासन किया, और फिर इन्होंने लाल कोट को बड़ा करते हुए, लाल कोट ये जो किला था इसको बड़ा करते हुए किला राय पिथौरा बनाया। क्या बनाया? किला राय पिथौरा। याद रखना, किला राय पिथौरा, आपने सुना होगा, पिथौरा, किला राय पिथौरा बनाया। तो सिंपल सी बात है कि ये जो लाल कोट है, इसका ही बड़ा रूप, इसका लाल कोट का ही बड़ा रूप क्या है? किला राय पिथौरा है। सिंपल सा समझिए बात को आप। एक छोटा सा किला हुआ करता था जिसे हम लाल कोट कहते थे। जब चौहान आए तो चौहानों ने इस किले को बड़ा कर दिया और एक बड़ा किला बना दिया, जिसको क्या कहा गया? किला राय पिथौरा कहा गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं किला राय पिथौरा। यहाँ पे चौहानों की, यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, ये आज के टाइम का है। यहाँ पे तस्वीरें हैं, आप गूगल करके इसे देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जो किले होते थे दोस्तों पहले, वो चारों तरफ से घिरे होते थे। ठीक है, किले बड़े हुआ करते थे। हालांकि उस समय लाल कोट वगैरह ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन किले का मतलब होता था कि एक किले के अंदर किले के अंदर कई सारी चीज़ें होती थी। मतलब कई सारी बाजारें लगती थी, कई सारे लोग रहते थे, आम जनता भी रहती थी। राजाओं के लिए अलग व्यवस्था तो थी ही, महल वगैरह थे ही किले के अंदर, लेकिन कई सारी बाजारें भी लगती थी और आम लोग भी रहा करते थे। किला काफ़ी बड़ा हो जाता था, तो इसे घेरा जाता था। यही होता था किला, कि किले को पूरी चारों तरफ से घेरा गया है। ये क्या होता था? ये सेफ्टी देता था। किले को घेर लिया जाता था, वो अपने आप में वो एक शहर होता था पहले। जैसे कि लाल कोट, अब लाल कोट आप कहोगे एक किला ही तो है सर, वहाँ पे तो राजा रहेगा। नहीं, किले का मतलब यहाँ पे एक पूरा का पूरा एक शहर स्थापित कर दिया। यहाँ पर छोटा ही सही, लेकिन शाही लोग वहाँ रहते थे, वहीं से पूरे देश को कंट्रोल किया जाता था, राज्य को जो भी था उस वहाँ से पूरे दिल्ली को। कुछ ऐसा आप समझिए। तो यहाँ काफ़ी बातें आपने समझ ली और आगे की बातें अब आपको काफ़ी आसानी से समझ में आएगी। तो अब हम बात करते हैं लाल कोट की, और लाल कोट मैंने आपको काफ़ी समझाया। अब देखिए, ध्यान से समझिए। पूर्वगामी चर्चा से एक ऐतिहासिक शहर के रूप में दिल्ली को प्रारंभिक मध्ययुगीन माना जा सकता है, जब तोमर वंश के एक राजपूत राजा अनंगपाल ने वर्तमान सूरजकुंड के क्षेत्र में एक शहर की स्थापना की थी। देखिए, सिंपल सी बात है, दिल्ली का जो इतिहास शुरू होता है हमारे हिसाब से ऐतिहासिक शहर के रूप में जब हम दिल्ली का इतिहास देखते हैं, क्योंकि प्रारंभिक इतिहास हमें दिल्ली के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, इसलिए मध्ययुगीन टाइम पर दिल्ली का इतिहास हमारे हिसाब से शुरू हो रहा है। ठीक है, कब शुरू होता है? जब तोमर वंश का जो शासक होता है अनंगपाल, जब वो शासन कर रहा होता है दिल्ली पर, जब सूरजकुंड में वो एक शहर स्थापित करता है तब। ठीक है, एक राजपूत राजा होता है अनंगपाल, जो तोमर वंश का राजा होता है, जब वो दिल्ली पर शासन कर रहा होता है, तभी से हमें दिल्ली के बारे में नॉलेज है। तोमरों ने बाद में अपनी राजधानी को 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थानांतरित कर दिया, जहां अनंगपाल ने 1060 ईस्वी में लालकोट का गढ़ बनाया। पहले ये सूरजकुंड वगैरह में स्थापित किया गया था राजधानी को। इन्होंने अपने इलाके की जो राजधानी थी, शासन की राजधानी थी, उसे सूरजकुंड वगैरह में शहर बसाया था। लेकिन फिर बाद में इन्होंने लालकोट का एक किला बनवाया और इसी को अपनी राजधानी इन्होंने बनाया। और ये कहाँ पर है? यह उस जगह के आसपास है जहाँ आज अब कुतुब मस्जिद है। यही कुतुब मीनार वगैरह का जो एरिया है, कुतुब मस्जिद भी आपको मिल जाएगी वहीं पर, तो वहीं पर ये है। ढिल्लिका का सबसे पहला अभिलेखीय संदर्भ जिससे दिल्ली का नाम पड़ा, 1159 से 69 में चौहान सोमेश्वर द्वारा जारी जिला उदय में बिजोलिया रॉक शिलालेख में पाया गया है। इसमें चाहमान मतलब चौहान को ही कहते हैं, चाहमान भी कहते हैं, शासक विग्रह राज चतुर्थ द्वारा ढिल्लिका पर कब्जा करने का उल्लेख किया गया है। अब देखिए दोस्तों, दिल्ली को पहले ढिल्लिका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ढिल्लिका, ढिल्ली। ठीक है, अब ऐसा कहा जाता था। ऐसा क्यों कहा जाता था ये मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन अभी आप यहाँ पे ध्यान से समझिए
कि जो ये ढिल्ली का शब्द है, इसका जो पहली बार हमें उल्लेख मिलता है वो मिलता है एक शिलालेख का नाम है बिजोलिया रॉक शिलालेख। तो यहाँ पे हमें इस शिलालेख के अंतर्गत ये जो एक स्तंभ है जहाँ इसमें इसी में ढिल्ली का लिखा गया है दिल्ली को, ठीक है, दिल्ली का लिखा गया है। इसमें जो विग्रहराज एक शासक था चौहान वंश का, इसने किस तरह दिल्ली पर शासन स्थापित किया, इसके बारे में भी थोड़ा बताया गया है। इससे पता चलता है कि तोमर राजधानी का नाम मूल रूप से ढिल्ली का था, जो धीरे धीरे दिल्ली बन गया। तो यहाँ पे बस हमें ये जानकारी मिलती है कि जब तोमर राज कर रहे थे दिल्ली पर तो उसका नाम इंद्रप्रस्थ वगैरह नहीं था। उस समय दिल्ली का नाम ढिल्ली का मतलब ढिल्ली था। आगे चल के जो ढिल्ली बन गया, ढिल्ली का नाम था। जब 1000 ईसा पूर्व में जब तोमर दिल्ली पर राज कर रहे थे तो उस स्थान जिसे आज दिल्ली के नाम से जाना जाता है, उसे हम उस समय की बात करें तो उसे ढिल्ली का कहा जाता था, ठीक है, दिल्ली का कहा जाता था। इंद्रप्रस्थ वगैरह नहीं कहा जाता था। इंद्रप्रस्थ तो हमें याद आता है बहुत समय बाद कि हाँ वो स्थान इंद्रप्रस्थ था। लाल कोट शाब्दिक रूप से लाल किला 11वीं शताब्दी के मध्य में तोमर शासक अनंगपाल द्वितीय द्वारा निर्मित एक 4 दीवारी या सैन्य चौकी है थी। मतलब एक बहुत बड़ा किला नहीं था, लेकिन हाँ एक किला था जिसे आप शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें लाल कोट का, अगर हम शब्द का अर्थ देखें तो लाल कोट का मतलब है लाल किला। ये किसके द्वारा बनाया गया था? अनंगपाल द्वितीय द्वारा बनाया गया था। दिल्ली का सबसे पुराना शहर जिसके निशान आज भी मौजूद हैं राय पिथौरा शहर में लुप्त है। अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों के ढिल्लिका पर कब्जा कर लिया। उनके पोते पृथ्वीराज प्रसिद्ध राय पिथौरा ने लाल कोट की प्राचीर का जो विस्तार किया, जिसे फारसी स्रोतों में किला ए राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। कुतुब मस्जिद के चारों ओर उनके शहर की दीवारों का पता लगाया जा सकता है। इस किले पर 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक का कब्जा हो जाता है। जो तुर्क प्रमुख होते हैं उनका कब्जा हो जाता है। यहीं पर मध्यकालीन दिल्ली की नींव रखी गई थी। तो यहाँ पे दोस्तों आगे बताया जा रहा है कि ये जो दिल्ली था, मतलब ये जो शहर था दिल्ली, ये जो बस्ती थी दिल्ली जहाँ पर तोमरों का कब्जा था, इस पर विग्रहराज जो चौहान वंश का जो शासक होता है विग्रहराज, उसने वो कब्जा कर लेता है। उसके बाद फिर जो पृथ्वीराज होता है उसके टाइम पर इसका काफ़ी ज़्यादा विस्तार किया जाता है। सिंपल सी बात है, जो ये ढिल्लिका थी, जो दिल्ली है जिसे हम जानते हैं आज के टाइम पर, इस पर सबसे पहले ये चौहान वंश के शासक जो थे विग्रहराज, इन्होंने ही कब्जा किया था। इसके बाद क्योंकि अब ये चौहान वंश के अंतर्गत आ जाती है, तो चौहान वंश के जो आगे राजा बनते हैं पृथ्वीराज, उन्हीं के द्वारा इस ढिल्लिका में ये जो लाल कोट बनाया गया था, इसका विस्तार किया जाता है और किला राय पिथौरा बना दिया जाता है। मतलब लाल कोट एक छोटा किला था, अब इसी किले को बड़ा करते हुए एक किला बना दिया जाता है, जिसको फारसी में किला ए राय पिथौरा कहा गया। और ये कहाँ पर है? तो ये कुतुब मस्जिद है उसी के आसपास है। ये कुतुब मीनार के बगल में ही है, मतलब आसपास ही है, ये वही एरिया है। और फिर आगे चलकर ये जो किला था, किला ए राय पिथौरा, जब पृथ्वीराज हार जाता है तुर्कों से, जैसे कि जो मोहम्मद गौरी वगैरह होते हैं उनसे जब हार जाता है, तो उसके बाद जो 1892 में कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं उनके अंडर में ये किला आ जाता है। और यहीं से फिर एक सुस्पष्ट रूप से मध्यकालीन दिल्ली की नींव रख दी जाती है। अब यहाँ से हम पूरी तरह दिल्ली के इतिहास को जानते हैं 100%। फिर यहीं पे हम देखेंगे कि दिल्ली में कई सारे शासक आए, कई सारे शासकों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया, और फिर दिल्ली का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास पूरी तरह उसकी नींव डल गई यहीं से। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, पृथ्वीराज चौहान ने तुर्कों के खिलाफ रक्षा के रूप में लाल कोट को बढ़ाया और मजबूत किया। तब यह शहर किला राय पिथौरा के नाम से जाना जाने लगा। किला राय पिथौरा का शाब्दिक अर्थ है राय पिथौरा का किला। राय पिथौरा मतलब जो प्रमुख व्यक्ति थे चौहान वंश के, उसका किला। इस शब्द का प्रयोग पहली बार 16वीं शताब्दी के इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी आईने अकबरी में किया था, जो दिल्ली के चहामानों यानी चौहान राजधानी के रूप में प्रस्तुत करता है। चहामान मतलब चौहानी होता है, बट चहामान भी बोला जाता है, ये भी गलत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये जो किला राय पिथौरा बनाया गया था, ये तुर्कों से बचाव के लिए पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनाया गया था, और इसका अर्थ था राय पिथौरा का किला, ठीक है। और इसे पहली बार अबुल फजल ने इस शब्द का यूज़ किया था। 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने साइट पर खंडरों के बीच एक अंतर बनाते हुए
उन्हें तोमरों द्वारा निर्मित पुराने लालकोट, किलेबंदी और चहमानों द्वारा नए किला राय पिथौरा में वर्गीकृत किया। अब यहाँ पर जो एक पुरातत्वविद, एक आर्कियोलॉजिस्ट थे भारत के जो प्रमुख थे, अलेक्जेंडर कनिंघम उपनिवेश। जब देखो, जब अंग्रेजों का राज था तो एक पूरा पुरातत्व विभाग बनाया गया था जिसका काम था भारत के इतिहास को खंगालना। तो एक उसके जो प्रमुख व्यक्ति थे, जनरल जो व्यक्ति थे प्रमुख जो थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने खंडर थे अलग अलग उसको थोड़ा पहचाना और लाल कोट और किला राय पिथौरा को अलग अलग किया। ठीक है। हालांकि इस वर्गीकरण को, जो इनके द्वारा वर्गीकरण किया गया, उसको इतिहासकार द्वारा चुनौती भी दी जाती है, जिनमें कैथरीन बी ऑशर उल्लेखनीय हैं। वह किला राय पिथौरा का वर्णन मलबे की दीवारों और प्राचीर से बड़े हुए लाल कोट के रूप में करती हैं। उनके अनुसार किला राय पिथौरा में ने एक शहर के रूप में सेवा की, जबकि लालकोट गढ़ बना रहा। देखिए दोस्तों, जो ओशर हैं, ये जो कैथरीन बी ऑशर है, ये बताती है कि जो लालकोट था ना, लालकोट मुख्य रूप से एक सैनिक अड्डा था जहाँ पर सेना बहुत ज़्यादा थी, और जबकि जो ये किला राय पिथौरा था वो एक शहर की तरह था। शहर मतलब इसमें आम लोग भी रहते थे, बाजार वगैरह भी लगते थे, ये इनके द्वारा कहा गया। यहाँ पे जो बातें आपको समझ नहीं आ रही उसको स्किप भी कर सकते हैं, आएंगी समझ में, लेकिन पेपर का टाइम चल रहा है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। जितना समझ में आ रहा है उतना याद रखें बस। लाल कोट के बारे में हमने सारी बातें यहाँ पर कर ली। आपको पहले ही समझा दिया था कि लाल कोट क्या है और किला राय पिथौरा क्या है, मैंने आपको पहले समझा ही दिया, लेकिन जो भी बातें थी आप यहाँ पर उसको याद कर लें, आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पे हम बात करते हैं अब महरौली का लोह स्तंभ। अब महरौली का लोह स्तंभ के बारे में आप जानते हैं, आप सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा महरौली का ये लोह स्तंभ है। काफ़ी 100 साल पुराना है, हज़ारों साल पुराना है ये, 100 सालों नहीं, हज़ारों सालों पुराना है ये। सबसे अच्छी खासियत इसकी ये है कि इसमें अभी तक जंग नहीं लगी। तो महरौली का लोह स्तंभ क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। महरौली लोह स्तंभ कुतुब परिसर में है, जो कुतुब मीनार का जो एरिया है उसी में पड़ता है ये भी, और 23 फीट 8 इंच ऊंचा है। इसकी हाइट बताई जा रही है, इतनी है इसकी हाइट, 23 फीट से ऊपर है ये। स्तंभ के शीर्ष पर ये जो ऊपर है, इसका ये जो शीर्ष का स्थान है ऊपर का, इस पर एक उल्टा हुआ कमल बना है, जिसके ऊपर संभवतः गरुड़ या किसी अन्य वैष्णव प्रतीक को सजाया गया। कोई वैष्णव धर्म, जो वैष्णव संप्रदाय है उससे संबंधित किसी प्रतीक को, चिन्ह को इसके ऊपर बनाया गया है। वैष्णव मतलब विष्णु भगवान से संबंधित कोई प्रतीक। ठीक है, ये तो सामान्य बात हो गई। अब बात करते हैं थोड़ी और, काफ़ी इंटरेस्ट आएगा यहाँ पर आपको। इस स्तंभ में कई शिलालेख हैं, जिनमें से प्रत्येक में अलग अलग राजाओं का जिक्र है। लोहे के स्तंभ के पश्चिमी मुख पर पाया गया सबसे लंबा शिलालेख चंद्र नामक एक राजा की बात करता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने मूल रूप से विष्णुपद पहाड़ी पर स्तंभ खड़ा किया था। इस राजा की पहचान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में की जाती है। देखिए दोस्तों, शिलालेख का मतलब है कि जो लिखा गया है पत्थरों के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर जो लिखा गया है उसको हम शिलालेख कह देते हैं। तो इसका जो पश्चिमी भाग है उसमें जो शिलालेख हमें दिखाई देता है, इसके पश्चिमी भाग में जो स्तंभ है, इसके पश्चिमी भाग में जो एक प्रमुख जो हमें शिलालेख दिखाई देता है, वो एक चंद्र नामक एक राजा थे, उसका शिलालेख हमें दिखाई देता है। ठीक है, कई सारी बातें इसके बारे में बताई गई हैं चंद्र राजा के बारे में, लेकिन ये जो चंद्र राजा है इसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में की जाती है। गुप्त सम्राट का एक शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, तो उसके रूप में माना जाता है कि यही चंद्र शासक था जिसका उल्लेख इस स्तंभ पर किया गया है। पश्चिमी भाग पर कई सारे राजाओं के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है, लेकिन चंद्र नाम का जो राजा है वो चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में उसकी पहचान की जाती है। मौर्य नहीं, सॉरी, चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में, जो गुप्त सम्राट था। मौर्य सम्राट तो दूसरा था। यह एक पूर्व शासक के डोमेन का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सौंदर्य या धार्मिक प्रतीक हो सकता है, जिसे तोमर ने अपने अधिकार को मजबूत करने के लिए कब्जा कर लिया था। तोमरों ने निश्चित रूप से इसे एक महत्वपूर्ण कलाकृति के रूप में देखा, जैसा कि तुर्कों ने, जिन्होंने इसे अपनी मस्जिद के प्रांगण के बीच में स्थापित किया। स्थापित तो ये पहले से ही था, मतलब इसे बीच में ही रहने दिया, इसे कहीं मतलब इसे हटाया नहीं, और अपनी मस्जिद इस तरह से बनाई कि ये जो चीज़ है, ये जो स्तंभ है वो बीच में आए मस्जिद के। तो कुतुब मीनार के बगल में ही मस्जिद भी बनी है, आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा, देखेंगे आप। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब मैं आपको समझाऊंगा सारी बातें, बस थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। हम तोमर या तुर्क की तुलना में स्तंभ से और भी अधिक विस्मित हैं, यह जानते हुए कि लोहे को शुद्ध करने और इसे ढालने के लिए आवश्यक शिल्प कौशल का विकास 19वीं शताब्दी से पहले पश्चिम में नहीं माना जाता।
उसके विपरीत यह स्थापित किया गया है कि मेहरौली लोह स्तंभ असामान्य रूप से शुद्ध लोहे से बना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, ये जो स्तंभ है ऐसा माना जाता है, यहाँ पे मैं ये वाला पॉइंट आपको समझा रहा हूँ, पूर्व शासक मान वाला पॉइंट आपको समझा रहा हूँ कि जो तोमर थे उन्होंने भी इसको नहीं बनवाया, क्योंकि ये काफ़ी 100 हज़ारों साल पुराना है, तो तोमरों ने भी इसको नहीं बनाया इस स्तंभ को, तो आखिर ये किसका है? तो ऐसा माना जाता है कि कोई प्रभावशाली राजा रहा होगा जिसका प्रभाव बहुत दूर तक रहा हो, उसका ये उसके द्वारा बनाया गया ये स्तंभ, ये लोह स्तंभ होगा उसका और ये उसके प्रभाव को दर्शाता होगा, उसकी मतलब शक्ति को दर्शाता होगा। ये स्तंभ कि सीधे खड़ा है, ये उसके स्तंभ को मतलब शक्ति को दर्शाता होगा, जिसे बाद में तोमरों ने अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है, मतलब इसका आकर्षण था, एक अच्छा खासा आकर्षण था इस स्तंभ का, जो कई सारे प्रभाव को दर्शाता था, और इसी कारण से तोमर राजाओं ने इसको अपने अंडर में कर लिया आगे चल के। और इसी तरह जो तुर्क भी आए भारत में, तो तुर्कों ने भी इसे अपने अंडर में कर लिया ताकि वो अपने प्रभाव को बढ़ा सकें। मतलब एक अच्छी कलाकृति के रूप में इसे उन्होंने भी देखा और उन्होंने भी इसके प्रभाव को पहचाना और इसे बनाए रखा। और अगर हम बात करें इस स्तंभ की, तो हम बात करते हैं दोस्तों कि बहुत ही हमें चौंकाने वाली बात यह है कि अगर हम यूरोप की बात करें, तो यूरोप में आप देखोगे कि ऐसा माना जाता है कि जो लोहा है उसका सही से प्रयोग 19वीं शताब्दी के बाद ही किया गया। जो लोहे की जो टेक्निक है सही से उसे प्रयोग करने की, ताकि उसमें जंग भी ना लगे, तो वो 19वीं शताब्दी के बाद ही ऐसी तकनीक प्रयोग की गई। यूरोपीय लोगों का ऐसा मानना है। लेकिन ये जो स्तंभ है वो कई 100 वर्षों से, मतलब लगभग आप, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, ये 2600 वर्ष या उससे अधिक वर्ष पुराना है ये। तो इतने 100 हज़ारों सालों से ये सीधे खड़ा है और इसमें जंग भी नहीं लगी। तो ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि कितनी 100 हज़ारों साल पुरानी कला यहाँ पर पहले दिल्ली में ऐसी स्थापित थी। कहने का मतलब आप समझिए कि कोई प्रभावशाली ही राजा रहा होगा जिसके टाइम पर ऐसा स्तंभ बनाया गया और ऐसी तकनीक फॉलो की गई। देखो, जंग क्यों नहीं लगता इसमें, ये तो हमें सबको पता है। आज के टाइम पर जंग इसलिए नहीं लगता कि ये जो स्तंभ है इसके ऊपर एक जिंक होता है, जस्ता जिसे हम कहते हैं, उसकी एक परत चढ़ा दी गई है। ठीक है, और जस्ते में वो जंग नहीं लगती। ठीक है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं आती, तो ऊपर से एक परत चढ़ा दी गई है जिंक की, जिसके कारण इसमें जंग नहीं लगती। लेकिन ये जो तकनीक अपनाई गई इसको लेकर हम चौंकते हैं कि आखिर ये उस इतने पुराने समय में कैसे अपनाया गया। अब यहाँ पर देखिए, एक बहुत यहाँ पर हमने काफ़ी बातें कर ली इस स्तंभ के बारे में। अब एक बहुत अच्छी चीज़ आने वाली है, जो आपको दिल्ली के नाम के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी देगी, और इस स्तंभ लेख के बारे में आपको एक बड़ी जानकारी देगी कि आखिर किसी राजा ने इसे क्यों उखाड़ने का भी आगे प्रयास नहीं किया। सारी बातें आपको यहाँ पे समझ में आएंगी। एक किंवदंती है, एक मतलब एक पौराणिक कथा है, एक पौराणिक दावा है कि एक प्रारंभिक तोमर राजा अनंगपाल ने एक कहानी की सत्यता का परीक्षण करने के लिए इसे खुदवाया। यह भविष्यवाणी की गई कि जब तक स्तंभ खड़ा रहेगा तब तक अनंगपाल का शासन चलेगा। खोदने पर इसे खून से लथपथ पाया गया तो कहानी प्रमाणित हो गई। राजा ने स्तंभ को फिर से ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन यह अस्थिर बना रहा। इस प्रकार दिल्ली शहर का नाम उत्पन्न हुआ। देखिए, अब ध्यान से समझिए बात को। कहने का मतलब है कि एक कहावत है, एक बहुत पुरानी कथा है, पौराणिक कथा। ऐसा माना जाता है कि जो तोमर राजा थे, उन्होंने इसकी सत्यता को, देखो, एक ऐसी कहानी थी कि अगर कोई भी व्यक्ति जो स्तंभ था इसको उखाड़ेगा, ये जो स्तंभ था, अगर इस स्तंभ को उखाड़ेगा तो उसका शासन खत्म हो जाएगा। जब अनंगपाल ने सोचा कि क्या ये सही बात है, तो उसने कहा ऐसा मुश्किल लग रहा है, चलो उखाड़ के देखते हैं। तो जब अनंगपाल इसको उखड़वा रहा था, इस स्तंभ को, तो सभी ने कहा कि भाई ये भविष्यवाणी है कि कोई जो उखाड़ेगा इसको, उसका शासन फिर खत्म हो जाएगा। अगर ये अस्थिर रहेगा तो आपका शासन अस्थिर हो जाएगा। और अनंगपाल ने उखाड़ने की कोशिश की, इस बात को सत्य साबित करने के लिए। भाई देखना था उसे कि क्या सच में ही शासन खत्म हो जाएगा, तो इसलिए उसने इसको खुड़वाने की कोशिश की। लेकिन जब इसको खुड़वाया गया तो खून के धब्बे मिले, खूनी चीज़ें मिली नीचे से। ठीक है, तो डर गए सब, और फिर समझ में आया कि हाँ, कहावत जो है वो सही है, गलत नहीं है। तो उसको वापस से इस स्तंभ को लगवा दिया गया अनंगपाल के द्वारा। लेकिन ये स्तंभ पूरी तरह फिट नहीं हो पाया, मतलब ये अस्थिर रहा। अस्थिर मतलब पूरी तरह ये बिल्कुल पहले की तरह मजबूत नहीं, मजबूत तो वैसे अभी भी बहुत है, लेकिन पहले की तरह ये पूरी तरह मजबूत नहीं हो पाया, स्थिर नहीं हो पाया, जिस कारण से
जो सभी के साम्राज्य थे वो स्थिर नहीं रहे। अब अनंगपाल का भी साम्राज्य खत्म हो गया और इसी के साथ ही दिल्ली में जितने भी राजा आए सबका ही राज्य क्या हुआ, अस्थिर बना रहा। वो बात अलग है कि अस्थिर बना रहा आगे चल के, लेकिन फिर भी ये जो अस्थिर चीज़ें हो गई, अब शासन जो था वो अस्थिर हो गया था, तोमर शासन भी खत्म हो रहा था और सारी चीज़ें अस्थिर हो रही थी और इसी प्रकार दिल्ली को ढिल्ली कह दिया गया। ढिल्ली मतलब पता है, ढीला है, ढिल्ली है, अस्थिर है, मतलब एक नहीं है, कहीं एक जगह सीधी खड़ी नहीं है। ढिल्ली का मतलब क्या होता है? ढिल्ली का मतलब यही होता है कि कोई चीज़ एक जगह सीधी खड़ी नहीं है, वो हिल रही है। तो मतलब यहाँ पे शासन हिल रहा था तो इसलिए इसको ढिल्ली कह दिया गया, ऐसी मान्यता रही है। और फिर इसी ढिल्ली को हम धीरे-धीरे कहते-कहते हमने दिल्ली कहना शुरू कर दिया। अब हम इसे दिल्ली कह देते हैं, हिंदी में भी कभी-कभी अब हम इसे दिल्ली कह देते हैं। तो दिल्ली, दिल्ली ये हो गया। तो यहाँ पे हमने बात कर ली मेहरौली के लोह स्तंभ की, काफ़ी बातें हो गई यहाँ पर, 30 मिनट से ज़्यादा वीडियो हो गई अभी तक। अब थोड़ा सा अशोक के शिलालेखों की बात कर लेते हैं, ज़्यादा बातें नहीं होंगी इसकी। देखिए दोस्तों, अशोक के शिलालेखों की बात करूं मैं तो अशोक के शिलालेख दिल्ली में पाए गए हैं, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। दिल्ली के इतिहास को जानने के लिए जब हम देखते हैं तो अरे हमें अशोक के शिलालेख भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। लेकिन बात को समझिए, दिल्ली में अशोक के कई इस शिलालेख पाए जाते हैं। फिरोज शाह जो तुगलक थे वो उन्होंने क्या किया, टोपरा एक स्थान है, आई थिंक ये हरियाणा में, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, और एक मेरठ है जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पे टोपरा और मेरठ में 2 स्तंभ थे, शिलालेख थे अशोक के, जिसको इन्होंने दिल्ली में ले आया। ये जो फिरोज शाह तुगलक थे, राजा थे, सल्तनत के बादशाह थे, तो इन्होंने दिल्ली में 2 शिलालेखों को स्थापित किया। इनके बारे में जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये दिल्ली के बारे में क्या बातें हमें बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो शिलालेख थे अशोक के वो तो टोपरा में स्थित थे और ये मेरठ में स्थित थे, और फिर इन्हें दिल्ली में लाया गया। लेकिन 1966 में बहापुर श्रीनिवासपुरी में जिस अशोक शिलालेख की खोज की गई थी यह दिल्ली के इतिहास और विरासत का एक महत्वपूर्ण तत्व है। मतलब ये सदा से ही दिल्ली में स्थापित रहा था एक शिलालेख, जिसकी खोज श्रीनिवासपुरी नामक स्थान पर की गई थी। इसमें कई सारी जानकारी मिलती, कई सारी नहीं वैसे, मेनली हमें जानकारी मिलती है बौद्ध जीवन शैली से संबंधित। जैसे कि जो अशोक वगैरह थे उसने जीवन शैली के बारे में कई सारी बातें कही हैं कि मैं बौद्ध धर्म को फॉलो करते हुए ये सारे रीति रिवाज मना रहा हूँ या ऐसे जीवन बिता रहा हूँ। तो ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी एक शिलालेख मिलने से ये साबित होता है कि यहाँ पर बस्ती वगैरह थी दिल्ली में अशोक के टाइम पर। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। अशोक के शिलालेखों के बारे में इतना ही हमें पढ़ना था, हमने उसको पढ़ लिया। मेहरौली वगैरह के का ये जो स्तंभ लेख है इसको हमने पढ़ लिया। मेहरौली वो स्थान है जहाँ पर स्तंभ लेख है। कुतुब मीनार आप जाते हो तो आपको पता होगा मेहरौली, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने कर ली, जितनी बातें आपको याद करनी है, ठीक है। ये सारी एक बात याद रखना, ये मिथक के तौर पर पहले इनको इंद्रप्रस्थ वगैरह को देखा जाता था, लेकिन अब कई सारे विद्वान इसका समर्थन करते हैं, तो एक हकीकत के तौर पर भी इसको याद किया जाता है। लेकिन फिर भी कई सारी कमियां हमें दिखाई देती हैं, क्योंकि हमारे पास अभी भी पुराने साक्ष्य सही से अवेलेबल नहीं हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी दिल्ली के इतिहास के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।